17 साल बाद हुई तबाहकुन बारिश ने जहां शहरियान हैदराबाद के हाल को मुतासिर किया और मुस्तकबिल पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं इस तूफ़ानी बारिश ने मोतियों और मीनारों के शहर के तारीख़ी विरसा को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मौजूदा हुकूमत जहां इस सैलाब से निपटने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात में पूरी तरह नाकाम नजर आई, वहीं तारीख़ी विरसा का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सका। वो तारीख़ी किला गोलकुंडा जिसकी दीवारों को बारूद भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, उसे बारिश ने मुनहदिम कर दिया। किला गोलकुंडा जिसने कई सल्तनतों का उरूज व ज़वाल देखा है, इसकी दरो दीवार में कई सल्तनतों की यादें बसती हैं। वो किला आज लापरवाही की दास्तान बयान कर रहा है। जिस किले को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की फहरिस्त में कीमती तहजीबी सरमाया करार दिया गया है, इस 500 साला क़दीम गोलकुंडा किले के अंदर वाक़े जगदम्बा मंदिर के करीब की एक दीवार धुआंधार बारिश की ताब नहीं ला सकी। ये 20 फीट ऊंची वो दीवार है जो किले के सबसे ऊंचा हिस्सा था। खुशकिस्मती की बात ये रही कि मुसलसल बारिश और कोरोना वबा की वजह से वहाँ सयाहों की तादाद नहीं थी, वरना बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा था। ASI के अहदेदारों ने किले के मुनहदिम शुदा हिस्से का मुआयना किया है और किले को मजीद नुकसान से महफूज रखने इक़दामात किए जा रहे हैं। ASI के अहदेदारों ने कहा कि मंदिर के करीब की दीवार और दूसरा कुएं के करीब की दीवार को नुकसान पहुंचा। जहां बारिश से तारीख़ी किले को नुकसान पहुंचा, वहीं कटोरा हाउस के करीब की दीवार भी मुनहदिम हो गई। इसके इलाके हैदराबाद के पुराने पुल का एक पिलर भी बारिश से मुतासिर हुआ। बारिश ने न सिर्फ शहर की तिजारती और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इसने कीमती यादगारों को भी मुतासिर किया है। अब शहर से हटकर नज़र डालें तो आपको याद होगा कि इसी बारिश के दौरान मुत्तहिदा ज़िले वरंगल के जनगांव में वाक़े क़दीम किले की दीवार गिर पड़ी। ये तारीख़ी किला 17वीं सदी में तामीर करवाया गया था। चंद दिन कबल तेलंगाना हुकूमत ने इस किले को खूबसूरत बनाने के लिए 4,50,00,000 रुपये की रकम मंजूर की थी, ताहम खूबसूरत बनाने के काम हनूज शुरू नहीं किए गए। मोरिखीन के मुताबिक काकतिया सलातीन ने किला गोलकुंडा को मिट्टी से तामीर करवाया था, जो पहाड़ी पर 400 फीट बुलंदी पर है और किले के अतराफ का मुकम्मल अहाता 700 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। गोलकुंडा बेश कीमत कोहिनूर और दीगर कई हीरों के लिए भी शोहरत रखता है। बहमनी ख़ानदान ने 1365 में मजबूत किले की तामीर का काम अंजाम दिया और वो बहमनी सलातीन का पाया तख्त था। 1518 में बहमनी सलातीन के ज़वाल के बाद सुल्तान कुली ने आज़ादी का ऐलान करते हुए कुतुब शाही ममलिकत की बुनियाद डाली, जिसने 1687 तक हुक्मरानी की। मुग़ल हुक्मरानों ने कुतुब शाही हुकूमत को शिकस्त दी। कुतुब शाही 3 हुक्मरान सुल्तान कुली, जमशेद कुली कुतुब शाह और इब्राहिम कुतुब शाह ने किला गोलकुंडा के अतराफ फसील की तामीर में अहम रोल अदा किया। बादज़ां पाया तख्त गोलकुंडा से हैदराबाद मुंतकिल होने के बावजूद कुतुब शाही मुग़ल और आसिफ जाही सलातीन ने गोलकुंडा को फ़ौजी हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया था। अब बात करते हैं गोलकुंडा किले की उन मजबूत दीवारों की। मोरिखीन के मुताबिक ये एक आहनी किला है। इस ताल्लुक़ से कई वाक़यात हैं जो इस किले की मजबूती और पुख्तगी के गवाह हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक वाक़ये का तारीख़ के पस मंज़र और हवाले से ज़िक्र किया जा रहा है। 1686 में जब अबुल हसन तानाशाह के ओहद हुकूमत में मुग़ल अफ़वाज ने बीजापुर की तस्ख़ीर के बाद गोलकुंडा किले का रुख किया तो उन्होंने किले का मुहासरा कर लिया। तोपों से किले को उड़ा देने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। मोरिखीन मज़ीद लिखते हैं, 20 जून को सुरंगें उड़ाने की कोशिश की गई, जिन फसीलों पर नखब लगाकर बारूद भरी गई थी। किले वालों ने इनमें से बहुत का बारूद खारिज कर दिया था और बारूद का रुख मुग़ल अफ़वाज की तरफ कर दिया गया।
जिस का नतीजा ये निकला कि जब सुरंग उड़ी तो किले की फसील को तो कोई धक्का नहीं लगा, अलबत्ता बारूद के धमाके और पत्थरों के उड़ने की वजह से मुग़ल अफवाज के करीब 1100 फौजी हलाक हो गए। इसके बाद जब दूसरी मर्तबा कोशिश की गई तो इसका नतीजा भी वही रहा। आखिरकार मुग़लों ने किले से पास से मुहासरा ख़त्म कर लिया, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो ये महसूस कर चुके थे कि इस फौलादी किले को फतह करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बादज़ां सिपह सालार अब्दुल रज़्ज़ाक़ लारी की बेवफाई के सबब इस किले पर फतह कर ली गई। जिस किले पर गोला बारूद के ज़रिए फतह हासिल नहीं की जा सकी थी, इस किले पर दगाबाजों की वजह से कब्ज़ा मुमकिन हो गया। किले गोलकुंडा की तारीख शाहिद के जब भी इस किले को नुकसान पहुंचा, उसके अपनों से पहुंचा है, क्योंकि सिपह सालार अब्दुल रज़्ज़ाक़ लारी अगर वफादारी तर्क नहीं करता तो उस वक्त शायद गोलकुंडा पर फतह नामुमकिन था। और आज के दौर में इस किले को अपनों से भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि इस किले पर उस वक्त बाहर से कोई हमला नहीं किया गया और ना ही बैरूनी ताकतों ने इसे निशाना बनाने की कोशिश की, बल्कि ASI और हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही और नज़रअंदाज कर दिए जाने के सबब इस किले की दीवारों को नुकसान पहुंचा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आज वक्त बदल गया, हालात बदल गए, हुक्मरान वक्त बदल गए, लेकिन किले को नुकसान पहुंचने के जिम्मेदार अपने ही निकले। इस वक्त अब्दुल रज़्ज़ाक़ लारी के खौल फाल में तज़ाद, दिल में बेवफाई और ज़बान पर बादशाहत, वक्त के लिए जानिसार होने के झूठे वादों ने किले को नुकसान पहुंचाया और आज भी हुक्मरान वक्त की ज़बानी दावों और अमली इक़दामात में तज़ाद ने फिर तारीख़ के औराक़ की याद ताज़ा कर दी है। इस वक्त बेवफाई ने नुकसान पहुंचाया था और आज दानिस्ता लापरवाही इस तारीख़ी किले को नुकसान पहुंचने की वजह बनी। तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2014 में 15 अगस्त को तारीख रकम करते हुए यौम आज़ादी तकरीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के बजाय तारीखी गोलकुंडा किले में मुनक़िद की गई। यहाँ तिरंगा भी लहराया गया। हुक्मरानों की लापरवाही और गफलत का शिकार इस तहजीबी विरसा के हामिल किले की अजमत रफ्ते की बहाली के लिए हुकूमत के इस इक़दाम को हर गोशे से सताइश की गई। ये समझा जाने लगा था कि काकतिया दौरे हुकूमत के बाद बहमनी, कुतुब शाही, मुग़लिया और आसिफ जाही सल्तनतों की हुक्मरानी के गवाह किले गोलकुंडा को फिर एक मरतबा तारीख़ी अहमियत के हामिल मुकाम में तब्दीली का मौका मिला है। इससे किले गोलकुंडा के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी, लेकिन ये किला हुकूमत वक्त की बेएतनाई की शिकायत कर रहा है। मुनासिब देखभाल के फुक़दान, अतराफ़ व अकनाफ़ के अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ों से हुकूमत की इस तारीख़ी विरसा के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से संजीदगी का बखूबी अंदाज़ा भी होता है। चीफ मिनिस्टर ने तमाम अज़ला के अहदेदारों को भी ये हिदायत जारी की थी कि वो यौम आज़ादी तक़ारीब का किसी तारीख़ी मुकाम पर इनेकाद करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हमेशा शहर के तारीख़ी विरसा के तहफ़्फ़ुज़ के बुलंद बांग दावे करते हैं, लेकिन अमली इक़दामात और ज़बानी बयानबाजी का काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। किले गोलकुंडा की रौनक को बहाल करने के मकसद से यहाँ रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल यौम आज़ादी तक़ारीब का एहतमाम भी किया जाता है। इस वक्त किले को रोशनियों और बरक़ी खमखमों से मुनव्वर किया जाता है, लेकिन हालिया बारिश में जिस दीवार को नुकसान पहुँचा, उससे अंदाज़ा होता है कि चकाचौंध के पीछे का हाल क्या है। अब बात करते हैं शहर हैदराबाद के बीचों बीच से बहने वाली मूसा नदी पर तामीर तारीख़ी पुराना पुल की। तारीख़ के हवाले से देखें तो ये पुल शहर हैदराबाद से भी पुराना है और इसे गुज़रे वक्त की फ़न तामीर का शहकार करार दिया जा सकता है। इसकी मजबूती का ये आलम है कि इस पुल के ताल्लुक़ से सिर्फ़ इतना ही कहा जा सकता है कि इसने तुग़यानी की मार भी बर्दाश्त की थी। अब इस पुल हालिया बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा, इसका जिम्मेदार कौन है? मौजूदा वक्त में इस तरह का मजबूत पुल बनाना तो दूर की बात है, इसकी नकल भी नहीं की जा सकती।
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ حکومت اس پل کے تحفظ میں بھی ناکام رہی۔ 441 سالہ اس قدیم پل کا شمار دنیا کے قدیم ترین پلوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر حیدرآباد کے آباد ہونے سے 14 سال قبل 1578 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس وقت ابراہیم قطب شاہ کے حکم پر اسے اس وقت کے 1 لاکھ کے صرفے سے چند ماہ کے اندر تعمیر کیا گیا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس کی تعمیر 8 ماہ میں مکمل ہوئی۔ یہ پل 60 گز طویل اور 48 گز چوڑا اور موسیٰ ندی کی سطح سے 56 گز اونچا ہے، جس میں 23 کمانیں بنی ہوئی ہیں۔ پوری طرح پتھروں سے بنا یہ برج اپنی تعمیر سے لے کر آج تک زمانے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ موسیٰ ندی کی موجودوں کا بھی مشاہدہ کر چکا ہے۔ البتہ 1820 کے سیلاب کے بعد یہ پل کچھ حد تک متاثر ہوا تھا اور نظام چہرم میر سکندر جاہ کے دور میں اس کی مرمت بھی کی گئی تھی، جس کے بعد 1908 کی طغیانی میں بھی اس کو عارضی نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد سے اس پل کی تعمیر میں بڑی تبدیلیاں لائی گئیں۔ نظام ششم میر محبوب علی خان کے دور میں اس کی مرمت کی گئی، جبکہ آگے کے دور میں موسیٰ ندی میں آ رہی طغیانی کو روکنے کے لیے شہر سے دور بڑے آبی ذخائر تعمیر بھی کروائے گئے۔ ہم تاریخ کو دفن کر کے، مسخ کر کے یا تاریخ کے سینے پر پاؤں رکھ کر روشن مستقبل کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اگر دیکھ بھی لیں تو یہ خواب صرف ایک خواب بن کر رہ جائے گا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان قبائلیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے جو زمانے کی لاکھ ترقی کے باوجود اپنی روایات، بولی اور تہذیب کی بقا کے لیے جنگلات میں ہی بستے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ہماری دنیا میں نہیں آنا چاہتے؟ کیونکہ انہیں خوف ہے کہ اس چکا چوند کر دینے والی دنیا میں انہیں اپنی تہذیب اور روایات کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ تعلیم کے معاملے میں ہم سے پیچھے ضرور ہیں، لیکن ترقی کے لیے اپنے قبیلوں کی بقا، اپنے طور طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک ہم ہیں جو خود کو تعلیم یافتہ مانتے ہیں، لیکن ہماری ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے ان کے طرز زندگی میں تبدیلی نہیں آئی اور اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور دوسرے ہم ہیں جو اپنی تاریخ اور ہی نظر انداز کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پہلے ہی حکومت کی جانب سے حیدرآباد کے تاریخی ورثہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایک جانب جہاں تاریخی عمارتوں اور تاریخی ورثہ کے تعلق سے حکومت کی لاپرواہی کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا، وہیں دوسری جانب آفات سماوی نے بچی کچی کسر بھی پوری کر دی۔ کم از کم اب حیدرآباد کو ڈلاس یا پرانے شہر کو استنبول بنانے کے خواب دکھانے کے بجائے تاریخی ورثہ کا تحفظ ہی کر لیا جائے تو بہت ہے۔ امید ہے کہ حکومت موجودہ صورتحال سے سبق سیکھتے ہوئے اگلے موسم برسات تک ایک ایسا ایکشن پلان تیار کرے جس کے ذریعے پانی کی نکاسی کا بہتر انتظام ہو سکے، کیونکہ آج جن علاقوں میں تالابوں میں شگاف پڑے اور جن علاقوں کے تالابوں میں اشتر ٹوٹ گئے اور جن بستیوں میں پانی داخل ہو گیا، اس کی وجوہات ایکسپرٹس کمیٹی کے ذریعے معائنہ کرواتے ہوئے ایسے انتظامات کیے جائیں کہ مستقبل میں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ ابھی سے اس کے لیے حکومت کو کمر بستہ ہو جانے کی ضرورت ہے۔ موسم برسات کے گزر جانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھرے اگلی برسات کا انتظار نہ کیا جائے تو شہریوں کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ پھر اسی طرح کی بارش، اسی طرح کی تباہیاں شہریوں کا مقدر بن جائیں گی۔